साइंस सपोर्ट्स फ्री विल को से बात करते हैं। हेलो हेलो। जी गालिब भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा, क्या बात करेंगे? मैं जो है ये बात करना चाहता हूँ कि जो एग्नोस्टिक होते हैं तो उनकी पोजीशन एथियस्ट से ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि एथियस्ट भी जो है वो थीइस्ट की तरह कंक्लूड कर देते हैं। एग्नोस्टिक और एथियस्ट की पोजीशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है भाई। ज्यादा नहीं है, लेकिन एथियस्ट जरा थोड़ा अपने आर्गुमेंट में स्ट्रांग होता है, कंक्लूड कर देता है कि गॉड नहीं है। एग्नोस्टिक जो है वो उसकी पोजीशन होती है कि मुझे नहीं पता। वो थीइस्ट की तरह जो है इतना यानी वो नहीं करता, कंक्लूड नहीं करता। जिस तरह थीइस्ट भी कंक्लूड करता है, एथियस्ट भी कंक्लूड करता है, तो आप वही गलती एग्नोस्टिक कर करते रहे हैं हैं। कंक्लूड जी, एग्नोस्टिक 100% कंक्लूड करते हैं। लोग जो नहीं, समझते हैं ना कि एग्नोस्टिक ये होता है, उनको पता नहीं होता कि एग्नोस्टिक क्या होता है। देखिए एग्नोस्टिक भी उसमें भी बहुत सारी किस्में हैं कि कौन सा वाला एग्नोस्टिसिज्म है। तो इसमें जो है वो जनरली इतना क्लियर कंक्लूड नहीं करता कि गॉड है या नहीं। वो ये कहता है कि हमें पता नहीं है, या हम पता नहीं कर सकते, जो या प्योर एग्नोस्टिसिज्म की डेफिनेशन है ना, डिक्शनरी डेफिनेशन, उसमें ये लिखा हुआ है कि एक एग्नोस्टिक वो शख्स होता है जो ये मानता है कि खुदा के बारे में कुछ जाना जा ही नहीं सकता। ठीक है, अब आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल। कुछ और भी एग्नोस्टिसिज्म होता है। एग्नोस्टिक ये कहता है कि खुदा है या नहीं, इस बारे में ये नहीं है कि उसे शक है कि है या नहीं है। वो थीइज्म और एथीज्म के दरमियान में लटका हुआ शख्स नहीं होता। वो ये मानता है कि खुदा के बारे में कुछ जानना पॉसिबल है ही नहीं है। आमतौर पे जो ट्रू एग्नोस्टिक्स हैं वो पता कौन है? स्पिनोजा। स्पिनोजा की, बरूक स्पिनोजा की थिंकिंग में मानने वाले लोग। ठीक है जी। लेकिन गालिब भाई, मेरी नजर में जो है एथियस्ट का जो कंक्लूजन है, जो कंक्लूड करते हैं ये कि गॉड नहीं है, ये भी मैं उसको इसी तरह ही देखता हूँ कि इक्वली जिस नहीं तरह तो थीइज्म एथियस्ट जो में। कंक्लूड करते हैं, नहीं नहीं, एथियस्ट एथियस्ट तो यार आप भी एथियस्ट हैं। अब मैं आपको कहूं तो फिर आप मानेंगे नहीं बात को। मैं तो एथियस्ट नहीं हूँ, आप मैं एथियस्ट हैं एग्नोस्टिक। भाई, आप एथियस्ट हैं। मैं एग्नोस्टिक हूँ। मैं मैं अभी एग्नोस्टिक हूँ। साबित करूंगा आप एथियस्ट हैं। मैं अच्छा, अभी करें, साबित साबित करूंगा आप करें। एथियस्ट हैं। करें। मसला ये है कि क्या आप मानते हैं कि ईश्वर होता है? मैं मानता हूँ कि डिजाइनर, मैं गॉड नहीं बोलूंगा, क्योंकि चले ठीक गॉड है, जो नहीं है नहीं, वो ठहरे 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 ऑमनीपोटेंट ठहरे होता है। ठहरे, नहीं नहीं, बात पहले बात क्लियर कर लें, अभी नहीं, अभी उस बात पे जाएंगे पहले, बाद में। आप मुझे अभी ये बताएं कि क्या आप मानते हैं कि मजदक है? मंतक, लॉजिक यानी। मजदक 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 क्या एक होता है? ईरानियों का मजहब था, उसका खुदा था, है मानते हैं? मैं कहता हूँ कि यानी जूस है, हो सकता है। जूस है, जूस जूस है। जूस जूस नहीं, जूस तो लेजेंड है वो तो। अच्छा जी, तो फिर आपके पास एनुबिस है। लेट्स से कोई नहीं है, लेट्स से यानी अपना जो रेगुलर एंटिटीज है, जैसे अल्लाह अल्लाह हो गया, और या फिर जीसस हो गया, लेट्स से मैं इन पे नहीं मानता फिर। आप क्यों नहीं मानते? मैं ये कह रहा हूँ, मैं मेरे ये ओपिनियन है कि हो सकता है आप यूनिवर्स नहीं तो में, मानते अब अभी हम इस टाइम पे नहीं, गेम में हो। जूस के बारे अभी में हो आपने सकता है हम कैटेगोरिकल, अभी तो यार ठहरे ना, बाकी बातें छोड़े ना, पहले इस जवाब दें इस बात का। जूस को आपने कैटेगोरिकली नो कैसे कह दिया, बताएं मुझे। और आप इस बात को लॉजिकली डिफेंड कैसे करेंगे, बताएं मुझे। भाई, यानी हम लोग ये प्रूव तो नहीं कर सकते ना कि अभी अभी इस टाइम पे कि हम लोगों के पास मजहबी तौर पे नहीं नहीं, कोई तो फिर आप एविडेंस नहीं प्रूव है तो कि। कर ही नहीं सकते कि रूस नहीं है, तो आपने क्या क्यों दिया फिर कि नो टोटली? क्योंकि मेरे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है इस चीज का, तो मैंने जो है इसलिए मैंने बोल दिया कि क्योंकि मैं खाली डिजाइनर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि गॉड जो है ना, वो एक हम लोग सिमुलेशन के अंदर भी हो सकते हैं, तो इसमें भी डिजाइन शामिल है, इस आंसर में भी जो है ये भी नहीं मगर डिजाइनर की मगर तरफ हो जूस के बारे में आप प्रूव नहीं कर सकते कि जूस नहीं है, तो आपने कंक्लूसिवली क्या कैसे दिया? ये मैं एक तो ये लेजेंड है, पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसके हमें पीछे। हमें हमें पता है ग्रीक मेथोलॉजी में जो है ये होता था, जूस होता था और ये सारे होते थे। तो मैं इस बार मामले में मैं 100% कंक्लूसिव नहीं कह सकता कि जूस चले। मैं अपनी बात से थोड़ा वो करता हूँ, मुझे कंक्लूसिव नहीं बोलना चाहिए कि जूस है या नहीं है।
मुझे ये बोलना चाहिए कि मैं तो मुझे नहीं कहूंगा कि पता आपने इसका। कंक्लूसिव बोला है तो बिल्कुल ठीक बोला है। नहीं नहीं मैं अगर मैं आपको यानी खुद अपना उसकी रीजन नहीं पता कि आपके ब्रेन के लॉजिकल सर्किट ने एकदम ये क्यों कह दिया कि जूस नहीं है। चले अगर 100% कंक्लूसिव था तो मैं चलो उसको 95% कंक्लूसिव कर लेता हूँ, थोड़ा सा और मार्जिन मैं रखता हूँ। 100% कंक्लूसिव कहता हूं कि मैं कहता हूं कि जूस नहीं है, अच्छा, आप किस तरह कह सकते और हैं? मैं अपनी पोजीशन को डिफेंड भी करूंगा। अच्छा, किस तरह आप किस तरह कह सकते हैं कि जूस है? देखें, बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि जब वो रीजनिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो वो ये चाहते हैं कि अगर वो फिलॉसफी में बैठे हैं ना, वो फिलोसफिकली बात कर रहे हैं, तो वो फिर प्लेटो, सोक्रेटिस, कार्ल पॉपर, ठीक है, बर्ट्रैंड रसल, कांट, ह्यूम, इनकी बातें करें। वो अपनी रीजनिंग को कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं। तो जब आप रीजनिंग को कंपार्टमेंटलाइज करते हैं, जब आप अपनी फुल रीजनिंग को इस्तेमाल नहीं करते, तो फिलॉसफी खुद कहती है कि आप गलत कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, और फिलोसफर खुद ही ये गलती कर देते हैं जब वो हिस्ट्री से, आर्कियोलॉजी से, पेलियंटोलॉजी से, एवोल्यूशन से कोई भी बात को समझना ही नहीं चाहते उस आंख से। तो बात यह है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जूस 100% झूठा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंसानों ने अपनी पेलियोलिथिक और नियोलिथिक हिस्ट्री के अंदर देवताओं का कॉन्सेप्ट या खुदा का कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट किया। ठीक है, जैसे आज मेरा टाइटल है ना आज का कि हु क्रिएटेड गॉड, इसका जो असल आंसर है वो पता क्या है? मैन क्रिएटेड गॉड, 100%। और ये बात याद रखें कि जूस तब एग्जिस्ट करता था जब आपका यहोवा नहीं एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अच्छा देखिए, आपका अब हेडी, अभी आपके ठहरे 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 मैं आपको पूरी कंक्लूजन तक, एंड तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ये मत समझिएगा कि मैं कहीं से बात छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ के भागता। ठीक है, तो बात यह है कि दुनिया की पहली जो किताब थी, एपिक ऑफ गिलगामेश, उसमें भी एक देवता का जिक्र था। ठीक है, वो मरदूक देवता था जिसका जिक्र था। सही है, इसके अलावा भी कई देवताओं का जिक्र था। दुनिया में ऐसे भी देवता गुजरे हैं जिनकी आज आपके पास, जिनके नाम भी आपको नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता है कि वो एग्जिस्ट करते थे क्योंकि उनके बुत एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगर आप चले जाएं तो आपको देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक नजर आ रहा है। ठीक है, एक शख्स है दो शेरों के दरमियान, जिसके बारे में हम समझते हैं कि वो शायद गिलगामेश है, या गिलगामेश का कोई और अल्टर ईगो जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करता था, वो अपनी जगह पे मौजूद है। वहां पे भी कोई ना कोई रिलीजियस था, मगर हमें पता ही नहीं है कि क्या गॉड थे क्या नहीं थे। और आप मुझे एक बात बताएं कि जब प्रिमिटिव आदमी था जो आज से 10,000 साल पहले था, अगर उसने ये कंक्लूड किया कि कोई खुदा है, तो आप क्या समझते हैं कि उसने बड़ा फिलोसफिकल ज़हन एम्प्लॉय करके खुदा को, क्रिएटर को तलाश किया होगा? आप मुझे ये बताएं कि 10,000 या 20,000 साल पहले रहने वाला शख्स जो था, वो क्रिएटर की कंक्लूजन पे क्यों पहुंचा, ये बताएं मुझे। देखिए, हम अभी मैं सारी इसको इस बातों तरह, को साइड पे रखते अच्छा हैं, चले चले अभी ठीक है, सब मैं बातों आपको, को साइड पे रखते हैं, अभी सिर्फ ये गौर करते हैं कि वो पहला आदमी जो कि खुदा या क्रिएटर के बारे में सोच रहा था, वो क्यों सोच रहा था। हो सकता है इसमें जो है एक ताल्लुक ये हो कि उसने इंटेलिजेंट डिजाइन देखा हो, अगर तो वो इतना इंटेलिजेंट हो, कैपेबल हो, तो हो सकता है उसने इंटेलिजेंट डिजाइन देखा हो। दूसरा ये हो सकता है कि वो अपना उसने क्रिएट किया हो क्योंकि वो लाइफ में पर्पस शायद अपना लाना चाह रहा हो, कोई पर्पस होगा कोई हमारी लाइफ का, तो इस वजह से उसने क्रिएट किया हो। कोई भी रीजन हो सकता है। मेरा आर्गुमेंट ये है, मेरा आर्गुमेंट भी सुन ले प्लीज, नहीं, मेरा अभी आर्गुमेंट आर्ग्यूमेंट पे ये ना है। जाएं, अभी आर्ग्यूमेंट पे ना जाएं। अच्छा ठीक है, अभी तो हम डेफिनेट नॉलेज की बात करेंगे, आर्ग्यूमेंट की बात नहीं करेंगे। अभी हम ठीक है, पेलियंटोलॉजी से ठीक बात करेंगे। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि सबसे अर्लीस्ट इंसान ने कब ये सोच सकता कि कोई क्रिएटर हो सकता है? मुझे नहीं पता कि खुदा का कॉन्सेप्ट जो है किस उसमें है, ये तो आपको ही पता होगा कि अच्छा, तो चलें, एक इंसान ने बात है, कब मैं जो अब आपसे एक और बात पूछता हूं, रिलीजन एक पाँच बात छह पूछता साल हूं। हमारे पास हिस्ट्री है अभी अरे ना यार, इसकी, पाँच छह यार हजार आप साल। अभी आप आगे ना जाएं। अभी आप जो मैं लॉजिक पे आपको जिस जिस जर्नी पे मैं आपको लेके जा रहा हूं, अभी उसको फॉलो करें। आप उसे फॉलो कर लेंगे, आपको बात एंड तक पूरी समझ आ जाएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, और आपको मैं एंड पे ये भी बता के भेजूंगा
कि मैं एग्नोस्टिक भी हूं और मैं एथियस्ट भी हूं। एग्नोस्टिक कैसे हूं और एथियस्ट कैसे हूं दोनों बता के भेजूंगा आपको। मैं एक ही टाइम पे एग्नोस्टिक भी हूं और एथियस्ट भी हूं, ठीक है। मैं एग्नोस्टिक एथियस्ट हूं, कैसे है ये मैं आपको बता के एंड पे भेजूंगा। मगर अब आपको मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि एक बैल है, एक बैल है, क्या वो क्रिएटर के बारे में सोच सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में ज्यादा यानी नहीं, उसके पास मगर इतना इसकी रीजन क्या कॉन्शियसली होगी कि वो क्यों नहीं क्रिएटर के बारे में सोच सकता? मेरे ख्याल में उसके पास कॉग्निटिव इतनी एबिलिटी नहीं है, जिस तरह हमारे पास थिंकिंग है, हमारे पास जो ब्रेन के फंक्शंस है, कॉग्निटिव एबिलिटीज हमारे पास, मेरे ख्याल में उसके पास इतनी इंटेलेक्चुअल सेंस नहीं है, और कि वो जो है अपने बॉक्स से बाहर सोच सके। एग्रीड, 100% एग्रीड, 100% एग्रीड। तो फिर कौन सा ऐसा जानवर हो सकता है कि जिसके पास ऐसी कॉग्निटिव एबिलिटी हो सकती है इंसानों के अलावा? एक्सटिंक्ट जानवरों को भी शामिल कर लें बेशक। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जानवर जो है वो डॉल्फिन है, इंसान के बाद मेरे चिंपैंजी ख्याल है में। जी। चिंपैंजी की मेमोरी बड़ी शार्प होती है, वो वीडियोस भी चल चिंपैंजी रही और होती है बोनोबो यूट्यूब पे। सबसे ज्यादा जो है ना वो इंटेलिजेंट है इंसान के बाद। वो क्या मेमोरी वो रिकॉर्डिंग में मैं मानता हूँ की बात। क्रिएटर के बारे में सोच सकते हैं वो? देखिए, ये तो मैं उनके जहन में घुसा तो नहीं हूँ कि मैं आपको इसका डेफिनेट आंसर दे सकूं। मैं आपको बता देता हूँ वो तो नहीं सोच सकते, वो नहीं सोच सकते। ये साइकोलॉजी से साबित है। कैसे? और अगर बताइए। कोई जानवरों में केपेबल हो सकता है ना क्रिएटर के बारे में सोचने का, तो वो सिर्फ यही है। मगर ये याद रखिएगा कि ये भी नहीं सोच सकते। क्यों? मगर इनसे कुछ, इनके अलावा कुछ और एक्सटिंक्ट एलिफेंट्स थे जो कुछ जानवर थे जो सोच सकते थे, मगर वो आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। चिंपैंजी जो है वो टूल यूज करते हैं, ठीक है। इंसान क्रिएटर कैसे बना? इंसान दो वजहों से क्रिएटर बना। सबसे पहले जो इंसान ने टूल्स बनाए वो क्या थे? वो हथियार थे, जिसमें सबसे पहले भाले यानी नेजे, स्पीयर्स, ठीक है, और उसके बाद बो एंड एरो, ठीक है। और उसके बाद पत्थर की छुरियां और ऑब्सिडियन की छुरियां और हड्डियों की छुरियां बनानी इंसान ने जब शुरू की, तो उसे पता लगा कि मैं टूल्स बना सकता हूं। मगर एक बात मैं आपको बात बता दूं कि इंसान में ट्रू क्रिएटर होने की पहली जो एबिलिटी है वो किस टाइम आती है? जब इंसान केव पेंटिंग्स बनाता है पहली बार, आज से 37,000 साल पहले, 40,000 साल पहले, 50,000 साल पहले। निएंडरटॉल्स जो हैं उनसे भी कुछ डिनोट किया जाता है, मगर एग्रीड नहीं है। होमोसेपियंस एक ऐसी, और अब होमोनेलिडी के बारे में कहा जा रहा है, ऐसे हैं जो केव पेंटिंग्स बनाते हैं। जो केव पेंटिंग्स बनाते हैं तो उनको समझ आती है कि वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो अपने आप को क्रिएटर समझना, उनको अभी सेंस नहीं है। वो क्रिएट कर रहे हैं मगर वो क्रिएटर बने नहीं है अभी, और ना वो क्रिएटर के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी कॉग्निटिव एवोल्यूशन जारी है, वो चल रहे हैं आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। फिर आगे वक्त आता है और इंसान सबसे पहले आइवरी के छोटे छोटे बुत तराशने शुरू करता है। ये बात याद रखिएगा कि हमें अपने हाथों पे बहुत कंट्रोल है, राइट हैंड पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है, ठीक है। जो लेफ्ट हैंडेड है उसका लेफ्ट हैंड पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है। और जब तक इंसान को यह बात समझ नहीं आई थी कि उसके लेफ्ट हैंड में कंट्रोल कम है, राइट हैंड में कंट्रोल कम है, और किसी शख्स की क्रिएशन की एबिलिटी एक शख्स से ज्यादा हो सकती है, तब तक उसको क्रिएटर का आइडिया आया ही नहीं। असल में कॉग्निटिवली पॉसिबल ही नहीं था। एवोल्यूशनरी तौर पे, पेलियंटोलॉजिकली तौर पे ये बातें आज अच्छे तरीके से हम जानते हैं। और इंसानों में जो हाथों की कायरलिटी है कि एक लेफ्ट हैंड है एक राइट हैंड है और इनसे काम कर रहे हैं, ये तकरीबन 1 लाख साल से लेके 30,000 साल के दरमियान में डेवलप हो रही थी। इंसान आज पेलियंटोलॉजी से हम ये जानते हैं कि इंसान किस टाइम पे आके ट्रूली राइट हैंडेड हो गए थे। चिंपैंजीज में भी ट्रूली राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट करता है, मगर उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के कंट्रोल में कोई खास फर्क नहीं होता, ठीक है। तो ये जो राइट हैंडेडनेस हमें डेवलप हुई है ना, ये क्रिएशन की एबिलिटी की परफेक्शन को समझने की तरफ लेके गई इंसान को।
और फिर इंसान ने ये सोचा कि कोई बनाने वाला, जैसे मैं बनाने वाला हूं, मेरी तरह कोई और भी बनाने वाला हो सकता है। और जब उसने ये सोचा कि मैं तो छोटा सा बनाने वाला हूं, तो फिर वो ये सोचता कि सब कुछ बनाने वाला कितना बड़ा होगा। यहां से उसने सोचा। इंसान क्रिएटर के बारे में इसलिए नहीं सोचता कि वाकई को यूनिवर्स में बहुत बड़ा क्रिएटर बैठा हुआ है, सब कुछ बना रहा है, नहीं। इंसान क्रिएटर के लिए इसलिए सोचता है क्योंकि उसके दिमाग के अपने वो रीजन जो कि उसको क्रिएटर बनाते हैं, वही उसको ये बात भी सिखाते हैं। इंसान के अपने दिमाग के प्री फ्रंटल कोर्टेक्स के लेटरल पोर्शंस और फ्रंटल कोर्टेक्स जो है वो सारी की सारी वो इंसान को जो एक अपनी जात का एहसास दिलाती है और इसके साथ साथ दूसरे की जात का एहसास दिलाती है, वही इंसान को ये समझाती है कि अगर तुम एक अच्छे क्रिएटर हो तो तुमसे कोई बहुत अच्छा क्रिएटर भी हो सकता है, और उसी को वो सुप्रीम क्रिएटर मान लेता है। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि दिमाग जो है वो खुदा को इवॉल्व कैसे कराता है, हम ये जानते हैं। खुदा को इमर्ज कैसे कराता है, ये हम जानते हैं। ये बातें हम बड़े अच्छे तरीके से आज जानते हैं। अच्छा, आज चले आप ये बात आपने साबित हो मैंने सकती है। मैंने ठीक है आपका सारा आर्गुमेंट सुना है। तो मेरा बात यह है आर्गुमेंट कि जब इंसान ने खुदा खुद बनाया है, तो फिर अगर आप ये समझेंगे जी ये चीजें अच्छा, जो है ये ऐसे ही, आपका फिर कंक्लूसिवनेस हम को ये अभी देख मान लेते सकते हैं। हैं ना कि ये सारे खुदा इंसान की क्रिएटेड है। पहले बात ठीक यह है है ना, कि ठीक पहले है, आप पत्थर चले। के बुत बनाते थे, हड्डियों के बुत बनाते थे। अब क्योंकि आपकी इमेजिनेशन और आपकी समझ बूझ ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, तो अब आप वाहिद खुदा अल्लाह अकबर गॉड द फादर वो भी बना सकते हैं, मेरा क्योंकि सिर्फ अब ऑब्जेक्शन आपकी आपसे इमेजिनेशन देखें ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। गालिब भाई, मेरा सिर्फ आपसे ऑब्जेक्शन ये है कि आप 100% कंक्लूसिव बात कैसे कर सकते हैं इस चीज में। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हम सिमुलेशन के अंदर भी तो हो सकता है गॉड, चले गॉड लव यूज ना करें, क्योंकि गॉड लव्स जो है वो उसका मतलब ये होता है ओमनीपोटेंट और जो है इन्फिनिटली पावरफुल गॉड है। चले हो सकता है कोई लेसर पावरफुल बीइंग भी तो हो सकता है जो जिसने हमें सिमुलेशन के अंदर डाला हुआ है। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। गॉड लव से एथियस्ट को एलर्जी होती है, मुझे पता है। मैं गॉड लव यूज ही नहीं करता, इसलिए मैं जब भी अपनी कभी कोई वो करता हूँ, कोई आर्गुमेंट देता हूँ, कन्वर्सेशन करता हूँ, मैं हमेशा डिजाइनर लफ्ज यूज करता हूँ। डिजाइनर में ये होता है कि वो सिमुलेशन में भी फिट हो सकता है, कोई लेस पावरफुल बीइंग भी हो सकता है। तो क्योंकि गॉड लव से एथियस्ट को हमेशा एलर्जी होती है, फौरन वो एकदम से यानी उस तरह रिएक्ट करते हैं कि पता नहीं ऐसे यानी कि दूसरा बंदा अनइंटेलिजेंट है, यानी गॉड का बिलीवर है, हंसते हैं उसके ऊपर, मजाक करते हैं उसका। तो मैं इसलिए जो है मैं अपनी पोस्ट पे, अपने कमेंट्स वगैरह पे गॉड मेरे वर्ड ख्याल यूज है करना मुझे अवॉइड आपको करता एक क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत क्या है? कोई हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बताएं जो इंटेलिजेंट डिजाइन अगर यूनिवर्स में है या कोई डिजाइनर है, गॉड नहीं, नहीं बोलता इंटेलिजेंट मैं डिजाइन तो है ही नहीं है, उसकी। ये तो बात तो अच्छा, बिल्कुल तो गलत है। आप कंक्लूसिवली ये कह रहे हैं कि 100% डिजाइन जो है डिजाइनर नहीं है, और आप कंक्लूसिवली 100% ये कह रहे हैं कि ये कंप्लीटली खुद ब खुद सब कुछ जो है ये देखिए, जब हमें डिजाइनर यानी। का सबूत नजर आएगा तो हम मानेंगे ना। सबूत आप अभी दे दें तो अभी मान लेते हैं। नहीं, ठीक है, सबूत मेरे पास ना सबूत उसकी फेवर में ना उसके अगेंस्ट है। फॉर एग्जांपल मैं अब सबूत भी दूंगा आपको, थोड़ा सा दूंगा, यानी जितना मैं अपनी हैसियत के मुताबिक आप दे सकूं। एवोल्यूशन को नहीं ना, आप एवोल्यूशन को मजाक समझते हैं ना, इसलिए आप डिजाइनर की बात कर रहे हैं। एवोल्यूशन की समझ आ जाए तो डिजाइनर वाली बात वैसे ही खो खाते चली जाती है। नहीं नहीं, देखें, एक सिमुलेटेड सिस्टम में भी तो एवोल्यूशन चल सकती है। देखें, रियलिटी वैसे भी जो है क्वांटम मैकेनिक्स में प्लैंक लेंथ है। प्रॉब्लम वही है ना, जब आपके पास इस बात को देखें, जो आप सिमुलेशन कह रहे हैं वो एक हाइपोथेसिस है। और अगेन वही कुलिया दोबारा आपको याद दिलाऊंगा, हाइपोथेटिकल प्रेमिस, हाइपोथेटिकल रिजल्ट। ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, समझ गए बात? जो पॉसिबल है, हम पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस पे बात नहीं कर रहे, हम ये बात करना चाहते हैं कि हम डेफिनेटली क्या जान सकते हैं। जब आप पॉसिबिलिटीज में ही घुसे रहेंगे तो फिर डेफिनेट तो बात ही नहीं हो रही। आप मुझसे डेफिनेट बातों पे बहस करना चाहते हैं या आप मुझसे पॉसिबिलिटीज पे बहस करना चाहते हैं? पॉसिबिलिटी, आपके जहन में बहुत सी पॉसिबिलिटीज होंगी, मेरे जहन में बहुत सी पॉसिबिलिटीज होंगी, जिनको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं वो बातें लाजमी है, बाकी वक्त का ज़िया है। हाँ, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए 100 बार कर सकते हैं, मगर जाहिर बात है कि अब इतना बड़ा चैनल है, इधर 400 लोग बैठे सुन रहे हैं, तो हम पॉसिबिलिटीज पे भी बहस करते हैं या उनको कोई डेफिनेट बात बताएं? चले ठीक है, इसको आगे इस तरह लेके जाते हैं। मैं इंटेलिजेंट डिजाइन पे आर्गुमेंट देता हूँ थोड़े से अपने, अगर तो आप वो ठीक, मैं उसके ऊपर इंटेलिजेंट नजर। डिजाइन पे आप बेशक अगली बार आ जाइएगा, मगर मैं आपको ये बता दूं कि मैं एग्नोस्टिक कैसे हूं और मैं एथियस्ट कैसे हूं। सिंपल सी बात है जी कि जी। अगर मैं एविडेंस बेस्ड थिंकिंग की बात करूं, जो कि एक साइंटिफिक अप्रोच है, उसके मुताबिक मैं 100% एथियस्ट हूं। ठीक है, समझ गए बात? क्योंकि साइंस ये कहती है कि उस बात को माना ही नहीं जा सकता जिसका एविडेंस नहीं है, वो हाइपोथेटिकल ही रहती है।
मैं एक हाइपोथेटिकल गॉड की पॉसिबिलिटी में को समझ सकता हूं कि पॉसिबल है, मगर मैं डेफिनेटली ये नहीं कह सकता कि खुदा है। इसलिए साइंटिफिक अप्रोच के मुताबिक आई एम एन एथियस्ट। ठीक है, समझ गए बात। मैं किसी भी खुदा को तब तक नहीं मानूंगा जब तक मुझे उसका कंक्लूसिव साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिल जाता। फिलोसॉफिकल पोजीशन मेरी एग्नोस्टिक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हम खुदा के बारे में, या अगर कोई है भी, तो हम कुछ नहीं जान सकते। ठीक है, इसलिए मैं अपने आप को एग्नोस्टिक एथियस्ट कहता हूं। साइंटिफिक मेथड के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू माय साइंटिफिक अप्रोच, आई एम एन एथियस्ट। हाँ, फिलोसॉफिकली अगर सोचूं, पॉसिबल वर्ल्ड्स के बारे में सोचूं, हाँ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के बारे में सोचूं, तो फिर मैं कह सकता हूं कि हाँ, पॉसिबली देयर कुड बी अ क्रिएटर। बट अगेन, अब मेरी फिलोसॉफिकल पोजीशन और साइंटिफिक पोजीशन में से मैं किसको स्ट्रांग समझता हूं? मैं साइंटिफिक को ही समझता हूं, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि अगर हम ये नहीं जान सकते कंक्लूसिवली कि कोई खुदा है कि नहीं, तो उसकी एक ही रीजन हो सकती है कि क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है। समझ गए? लोग अपने जो सारे इस पे फाड़ते हैं ना, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम अच्छे तरीके से जानते हैं। आप कह रहे थे ना इंटेलिजेंट डिजाइनर, एवोल्यूशन जो है ना, वो पॉजिटिव एविडेंस है इंटेलिजेंट डिजाइन के खिलाफ। इंटेलिजेंट डिजाइनर नहीं है। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन ये साबित करती है कि इंटेलिजेंट डिजाइनर नहीं। हमारी बॉडी ये साबित करती है कि किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर का काम नहीं हो सकती है। हमारी जमीन ये साबित करती है किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर का काम नहीं हो सकती। इवन के यूनिवर्स खुद साबित करता है कि ये किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर का काम नहीं हो सकता, और ये साइंटिफिकली साबित किया जा सकता है। अच्छा, चीजें फिर मुझे बताएं, एंट्रोपी जो है यूनिवर्स में, अगर वो बढ़ रही है तो फिर चीजें ऑर्डर पे कैसे आई डिसऑर्डर से? अगर जो एंट्रोपी बढ़ रही है तो कुछ कुछ ना कुछ तो यानी हुआ है ना यूनिवर्स में प्रॉपरली, यानी कोई पूरे कुछ यूनिवर्स में डिजाइन बताएं है, कि कोई डिसऑर्डर से ऑर्डर में क्या आया। डिसऑर्डर से ऑर्डर में जो है, हमने कंप्यूटर बना लिया, हमारा डीएनए जो है उसकी प्रोग्रामिंग हुई हुई है, इतना कुछ ऑर्डर में है। इसके अलावा जो है डीएनए की प्रोग्रामिंग आपको कौन कहता है हुई हुई है? डीएनए की जो है वो हर बंदे की प्रोग्रामिंग हुई हुई है, वो जो इसके चार वो होते हैं, जिस तरह हमारा बुलियन होता है ना 10। तो मुझे एक डीएनए में बात बताएं, जब आपको कैंसर होता है तो प्रोग्रामिंग फेल हो जाती है। वो फेलियर और वो जो भी हो उसका, लेकिन प्रोग्रामिंग तो हुई भी है ना बाहर, यानी फेलियर प्रोग्राम्ड है। वो यानी प्रोग्राम के अंदर हो सकता है कोई वल्नरेबिलिटी हो जिसकी वजह से जो है वो आ गया हो। ठीक है, ओके, वल्नरेबिलिटी है प्रोग्राम, लेकिन है तो प्रोग्राम ना, डिजाइन तो है ना। नहीं है, नहीं है। आपने कभी, आपको ये पता है कि डीएनए ऑपरेट कैसे करता है? कभी जेनेटिक्स पढ़ी है? नहीं, मैं इतना डिटेल में नहीं गया इसमें। भाई, आप जरा जाके पहले जेनेटिक्स पढ़ें और फिर आगे मुझसे बात कीजिएगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा। जब आपको एबीसी भी नहीं पता डीएनए की, तो मैं अब आपको कैसे बताऊं कि डीएनए का प्रोग्रामिंग से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। डीएनए जो है ना, डीएनए ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, समझ गए? वो प्रोग्रामिंग नहीं होती। और दूसरी बात है कि ट्रायल एंड एरर को कंट्रोल जो चीज कर रही है, उसको खुद नहीं पता कि वो कंट्रोल कर रही है। डीएनए जो है ना, अच्छा, ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड है। समझ गए एक तो बात? मैंने आपको जी जी जी, एक तो मैंने आपको एंट्रोपी की बात की है, अभी डिसऑर्डर पे से चीजें जो ऑर्डर पे आ तो रही चले, हैं, एक मुझे फिर अब आप मेरा एक बात बताएं, एंट्रोपी बढ़ती कैसे है विद और टाइम घटती कैसे? जो है जो कॉजेलिटी हो रही है, एक सिस्टम, तो एक अगर क्लोज सिस्टम हो तो हम कैसे कहेंगे कि एंट्रोपी बढ़ रही है? चीजें डिसऑर्डर में जानी चाहिए एज पर, यानी क्योंकि जब हम कोई चीज यानी लेट्स से कोई चीज मिक्स तो करते चले, हैं। मैं अब आपको एंट्रोपी के अगेंस्ट, जिसे आप डिसऑर्डर कहते हैं, उसके अगेंस्ट एक मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। अब आप मुझे बताइएगा कि उस केस में आप एंट्रोपी को क्या कहेंगे। ठीक है, हम्म हमारे पास हमारे पास एक मटेरियल है, बस ऐसे ही। ठीक है, उसके अंदर आयरन भी है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, उसके अंदर और चीजें हैं, सारी की सारी चीजें हैं। अब आपने उसे हीट करना शुरू कर दिया, और सब चीजें अपने गैसियस फॉर्म में पहुंच गई, और अब आप उसको आहिस्ता आहिस्ता कूल कर रहे हैं। तो अब मुझे बताएं कि सबसे पहले नीचे क्या बैठेगा? आपने इसको कूल करना शुरू कर दिया तो जाहिर है वो जो
अगर लिक्विड में होगा, लिक्विड फॉर्म में, जो गैस को आपने कूल किया तो वो उसमें सबसे होगा पहले लिक्विड नीचे फॉर्म में। क्या बैठेगा, सॉलिड बन के या लिक्विड बन के, सबसे पहले नीचे क्या बैठेगा? वो लिक्विड जिसका लिक्विड वो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। जी वो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा, वो जी जी लिक्विड जी बन के सबसे पहले नीचे बैठेगा। उसके जी बाद जी उससे अगला, उसके बाद उससे अगला, और फिर जिसका जी फ्रीजिंग पॉइंट सबसे हाई होगा वो सबसे पहले सॉलिडिफाई होगा, सबसे नीचे वो बैठा होगा। उसके बाद उससे जी ऊपर, उससे ऊपर। तो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उन सब की तह नहीं बन जाएंगी यूं करके, ठीक है। अगर वो आपस में रिएक्ट नहीं करते, अलॉय नहीं बनाते, तो तह बन जाएंगी। अब मुझे बताएंगे ये डिसऑर्डर में ऑर्डर कैसे पैदा हो गया? ठीक है, ये देखें, ये बात तो एस्टेब्लिश्ड है ना कि एंट्रोपी बढ़ती है नहीं, और मगर ये डिसऑर्डर होता डिसऑर्डर है। में ऑर्डर पैदा कैसे हो गया? वो ये तो आपने जवाब दिया ना। मैं तो इतना बता सकता हूँ कि साइंस तो ये बात कहती है कि सिंपल सी है एंट्रोपी कि से ये बात याद डिसऑर्डर रखेंगे, बढ़ता है। लाइफ जो है ना, लाइफ लाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो केओस के खिलाफ एक्ट करती है। समझ गए? एनर्जी जब किसी सिस्टम में डाली जाती है ना, तो वो केओस के खिलाफ भी कुछ किसी लेवल पे एक्ट करता है। ठीक है, तो ये कह देना कि एंट्रोपी बढ़ रही है तो सब कुछ खराब ही होना चाहिए, असल में ये अप्रोच गलत है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? जितना डिसऑर्डर, मेरा डिसऑर्डर जितना नहीं मेरा बढ़ रहा, सिर्फ डिसऑर्डर नहीं बढ़ रहा। जितना जब मेरा एनर्जी नाकिस दोबारा मिलनी नॉलेज शुरू है, होगी तो मैं कह रहा हूँ जितना मेरा नाकिस नॉलेज है, जितना मैंने देखा है, मैंने तो यही यार सुना है कि एंट्रोपी वाली एंट्रोपी बहस जो है। एक और है। मेरे ख्याल में आप एवोल्यूशन को समझें पहले जाके। ठीक है, ये बात याद रखें कि लोकल एंट्रोपी जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना, उसका पता है मतलब क्या है? कायनात के असूलों में लोकल एंट्रोपी जो है ना, वो डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि एंट्रोपी किसी और जगह इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि सिंपल बात है कि सूरज में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, समझ रहे हो? सूरज में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। सूरज जब जब प्लाज्मा स्टेट में है ना सब कुछ सूरज के अंदर, तो सूरज की एंट्रोपी लो है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वहां पे एंट्रोपी बढ़ रही है। मगर क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो अर्थ के ऊपर एटलीस्ट लाइफ की सेंस में एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही। समझ गए? तो ये बात याद रखिए, ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, मगर ये और हमेशा ओवरऑल डिसऑर्डर इंक्रीज करता है। मगर ये भी बात याद रखें कि ओवरऑल ऑर्डर के डिक्रीज होते हुए भी कुछ पॉकेट्स के अंदर ऑर्डर का तो बढ़ना। यूनिवर्स में इतनी कैपेबिलिटी है, इसका मतलब है इतनी कैपेबिलिटी है कि वो डिसऑर्डर से चीजों को ऑर्डर पे लेके भी आ रहा है। तो ये बड़ी कैपेबिलिटी है यूनिवर्स के अंदर कि ये इसमें कोई हो सकता है ये इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट डिजाइन डिजाइन हो। नहीं है, मगर ये इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं है भाई। एवोल्यूशन जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक आपको इंटेलिजेंट डिजाइन इज अ फार्स। सिंपल सी बात है। आपको अच्छा, इसके अलावा इतनी सी, नहीं नहीं, आप एक से बाद एक जगह पे जंप लगाते जा रहे हो। ठीक है, अब इधर ही रुकते हैं हम, बस काफी हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि आप इंटेलिजेंट मुझे लगते हैं, एवोल्यूशन पे जाएं, कोई किताब पढ़े ना, कोशिश करें। सिर्फ आपने मेरा ही दिमाग नहीं, खाना है। ठीक ठीक नहीं, एक मिनट, ठीक है, मैं आपकी एवोल्यूशन डिनाई तो नहीं कर रहा, मैंने कब मतलब डिनाई किया आपकी नहीं 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 एवोल्यूशन। नहीं, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि आप बाय हुक और बाय क्रुक जो आर्ग्यूमेंट आपके जहन में आ रहा है, आप उससे इंटेलिजेंट डिजाइनर साबित करना चाहते हैं। एवोल्यूशन तो दूर दूर तक भाई कहीं भी इंटेलिजेंट डिजाइनर साबित नहीं होने देती, और एवोल्यूशन एक रियलिटी है, हम ये बात जानते हैं। जिसने पढ़ी नहीं है उसको नहीं लगती, जिसने दो मैं किताबें तो बिल्कुल एवोल्यूशन में पढ़ चले, ली उसको समझ आती है। आपने मुझे नहीं मैं लगता मानता पढ़ी। हूँ, मैं देख मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपकी एवोल्यूशन को मानता हूँ। मैंने कब कहा कि एवोल्यूशन जो है नहीं, वो मेरी एवोल्यूशन को नहीं, गलत है। आपकी एवोल्यूशन को भाई, आप भी इवॉल्व मेरा हुए। मैं तो सिंपल सी, बिल्कुल ठीक है, हो सकता होगा। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे ये गर्ज है कि मुझे इंटेलिजेंट डिजाइन नजर आता है, तो मैं इस डिजाइनर को पे बिलीव करता हूँ कि इंटेलिजेंट कोई डिजाइन प्रॉब्ली। कहाँ नजर आता है आपको? आपके पास एक एंट्रोपी का आर्गुमेंट है, और वो इंटेलिजेंट डिजाइन का आर्गुमेंट नहीं है। एंट्रोपी अच्छा चले यूनिवर्स में किसी जगह इंक्रीज हो रही है, किसी जगह डिक्रीज हो रही है, ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। मगर वो बात सिंपल सी है कि वो वक्त के साथ साथ इवन के सब कुछ हीट डेथ यूनिवर्स की हो जानी है, वो भी हम जानते हैं कि चले ठीक अगर है, इसी इस तरह मैं एक और आर्गुमेंट देता हूँ, यार देखें, मेरे ख्याल है प्लैंक लेंथ। नहीं नहीं, अच्छा, मेरा मैं ख्याल है कि क्विकली, हम आगे चलते हैं, बात खत्म हो गई है असल में। अगर आप खुद इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, हाँ, आप जो चलें ठीक देखें, है।
आप ये ना समझें कि साइंस की कुछ ऐसी चीजें जिनकी अंडरस्टैंडिंग लोगों को प्रॉपरली नहीं होती वो ये साबित कर देती हैं कि यूनिवर्स क्रिएटेड है या कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर, नहीं करती हैं। जब तक आप एवोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे प्रॉपरली आपको कभी भी रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। There is only one way of thinking about the universe and about life. That is an evolutionary way of thinking, जो कि साइंटिफिक है। बाकी सब की सब कोई फिलोसॉफिकल हो सकती है, कोई थियोलॉजिकल हो सकती है, मगर साइंटिफिक सिर्फ एक ही है जिसके पास सबूत है, जो कि चीजों को समझती है। और डीएनए प्रोग्रामिंग नहीं है भाई। मुझे लगता है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का ना एक मसला होता है कि वो हर एक चीज को है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताएं मुझे। हाँ सही कह रहे हैं कौन सी लैंग्वेज में काम करते हैं? मैं जावा में करता हूँ। हाँ, मुझे जावा आती है सारी। ठीक है, अच्छा हाँ जी, मैं अच्छा खुद जावा में काम करता रहा हूँ, वो ठीक ठाक मैंने जावा में काम किया हुआ, सही है। और बात ये याद रखेंगे, प्रोग्रामर जो है ना वो ये समझते हैं व्हेन यू आर अ हैमर यू थिंक एवरीथिंग इज अ नेल। प्रोग्रामर यही समझते हैं वो जी हमें क्योंकि ये नजर। भाई क्या आपका कोड इवॉल्व करता है? खुद नहीं करता ना। डीएनए खुद इवॉल्व करता है। और डीएनए क्या आपके कोड में गलत कोड लिखा रह सकता है? बताएं मुझे। मेरे कोड में गलत कोड लिखा रह सकता है मतलब, यानी बग हो सकता है कोड में, यानी कुछ गलत हो सकता है, क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बग बात। तो आप बग फिक्सिंग करते हो ना। एवोल्यूशन तो जी बग जी। फिक्सिंग करती है। एवोल्यूशन तो बग्स पे रिलाई करती है। हम्म। एवोल्यूशन बग्स पे भाई रिलाई करती है, बग्स पे। क्यों? ठीक है। क्योंकि एवोल्यूशन ने उन बग्स से ही नई क्लासेस बनानी होती हैं, नए फंक्शंस बनाने होते हैं। ठीक है, अच्छा चले, मेरा हो सकता है वर्ड रैंडमली बिट्स एंड पीसेस ऑफ कोड जो है ना, रैंडमली फॉर लूप चेंज होता रहता है। फॉर में से एफ निकल गया, उधर डब्ल्यू आ गया, फिर ओ की जगह पे एच आई आ गया, फिर कहीं अगली क्लासेस में कोई क्लास की 1 मिलियंथ कॉपी के अंदर जाके वो वाइल लूप बन गया और फिर रिवर्स हो गया और फिर वो ऐसे बनता है। ठीक है, कोई इंटेलिजेंटली कोई प्रोग्रामर नहीं बैठा होता जो कि ये डिसाइड करे अब फॉर की जगह मैंने वाइल लगाना है। ठीक है, और गलत फॉर लूप लगा होगा और वो लगा ही रहेगा और वो गलतियां करता ही रहेगा। उसकी वजह से जो स्पीशीज होगा वो छितर खा रहा होगा दुनिया में। वो बेचारा कोशिश कर रहा है कि उसकी जो है ना उसके नाखून मजबूत हो जाए ताकि वो दरख्तों पर चढ़ जाए। वो 1000-20,000 जनरेशन डाउन द रोड भी उसके नाखून वैसे कच्चे ही हैं, वो दरख्तों पर नहीं चढ़ पा रहा। ठीक है, और प्रोग्रामर ऐसा कोई चरसी प्रोग्रामर है ना जो इंटेलिजेंट डिजाइनर है एवोल्यूशन का। ठीक है, वो बैठा हुआ है, वो देख रहा है यार ये खुद ही इसके नाखून स्ट्रांग होंगे। यानी दुनिया का सबसे सुस्त प्रोग्रामर है असल में इंटेलिजेंट डिजाइनर। क्या वो अगला कीबोर्ड पे एक उंगली भी नहीं मार रहा, कह रहा है कोड खुद ही जलील होता रहे। ठीक है, और इसके बाद खुद ही कुछ बन जाए। तो एवोल्यूशन भाई ऐसी है। एक आप तो मुझे बताएं, अब ये जो आप एक मुझे एआई बात के बताएं। मॉडल जी जी बताइए। आपको अब मैं आपको जो बात बताने लगा था ना, ऐसा होता है आपके पास कि आपके पास एक आपके फाइनल कोड के अंदर एक ही क्लास आपने बनाई हो। ठीक है, और उस क्लास की आपके पास 6 कॉपीज हो जिनमें से एक काम करती हो, बाकी 6 आपने कोड में खराब होने के बावजूद भी रखी हैं। आपका प्रोग्राम तो एक्सेप्शन थ्रो कर करके पागल हो जाएगा। ठीक है, आप तो ट्राई कैच लगाते रहते हो ना हर वक्त। ठीक है, तो कहां करोगे फिर चीजें? प्रोग्रामिंग नहीं है भाई, डीएनए प्रोग्रामिंग नहीं। आप जरा जाके पढ़ें तो सही कि एक जीन क्या क्या तमाशे कर रहा होता है। ठीक है, और जीन में एरर कैसे आते हैं। फिर दूसरी बात है कि एक ही प्रोग्राम की 2 कापियां हैं, एक अम्मी है एक अब्बा जान है। अम्मी के पास खराब कॉपी है, अब्बा जान के पास सही कॉपी है। अम्मी के पास एक कॉपी सही है, 2 कापियां खराब है, अब्बा जी के पास एक कॉपी खराब है। ठीक है, बच्चा पैदा होगा तो उसके पास 2 की 2 कापियां खराब आ जाएंगी, वो फिर वही खराब कापियां ही आगे कॉपी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे तो नहीं होता ना प्रोग्रामिंग में। खराब कोड तो नहीं आप यूजफुल समझ के आगे कॉपी करते हैं। ठीक है जी, तो मुझे सोचें, इतना पता है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगी। चले मैं आपकी ये बात जो है मुझे कोई बुक रिकमेंड कर दें जो यानी एवोल्यूशन के ऊपर हो, मैं अपना देख लूंगा उसको। आप सबसे पहले द लेकिन ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ पढ़ें। जो बिगिनर के तौर पे मैं आपको कहूंगा द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ पढ़ें, रिचर्ड डॉकिंस की। अगर वो नहीं पढ़ सकते तो ब्लाइंड वॉच मेकर पढ़ें। ठीक है, फिर आए मुझसे बात करें। नहीं ठीक है। किताब पढ़ें। रिचर्ड डॉकिन का मसला पता क्या है? रिचर्ड डॉकिन का प्रॉब्लम ये है कि वो बड़ा कंक्लूसिव बंदा है एथीज्म में। मुझे कंक्लूसिवनेस जो है, मुझे इससे चिढ़ है
क्योंकि साइंस में जब आप कंक्लूसिवनेस होती है भाई, और उन किताबों में सिर्फ साइंस साइंस है, उनमें साइंस नहीं की है। जब गॉड के हवाले से कंक्लूसिवनेस नहीं होनी चाहिए मेरी नजर में, जिस तरह मैंने अपना पहला आर्गुमेंट दिया था। जिस दिन तो आपको रिचर्ड एवोल्यूशन डॉकिंस का समझ मुझे आ जाएगी तो उस दिन आपको समझ आ जाएगी कि क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। आप समझते हो कि हम कंक्लूसिव हैं, हम कंक्लूसिव नहीं है भाई, कंक्लूसिव आप हो। मैं तो आपको कह रहा हूं, आप अभी एविडेंस ऑफ गॉड लाओ, मैं अभी मानता हूं, खत्म हुई बात। मैंने आपको कहा कि मैं आपका खुदा नहीं मानूंगा, मैं तो मानूंगा, ठीक है। मैंने सिर्फ और ये कहा ब्लाइंड वॉच आप मेकर जो है ना, ब्लाइंड वॉच मेकर एक अच्छी किताब है प्रोग्रामर्स के पढ़ने के लिए। मैंने सिर्फ इतनी बात की थी कि आप 100% बात ना करें, आप 99.9 कर लें कि नहीं कंक्लूसिवनेस कर लें। एवोल्यूशन के बारे में तो 100 100% बात करता हूं, और ये बात भी 0.1 100% पॉसिबिलिटी करता तो दे हूं। दें आप। यार आप मुझसे क्यों पॉइंट मांग रहे हैं? आप नहीं, आप मुझसे क्यों मांग रहे हैं भाई? आप खुद पढ़े, आप खुद को खुद दे देना ना, आप खुद पढ़े तो आप देखें, दे देना, मुझसे क्यों मांग रहे हैं? खाली खाली ये एंट्रोपी वाली बात नहीं है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी है, इसके अलावा आप फिर प्लैंक लेंथ का क्वांटम मेरे पास मैकेनिक्स में आर्गुमेंट भी है। घुसेंगे, लगता है आपने पिछली बार आपकी और मेरी कॉल अच्छे तरीके से सुनी नहीं है, दोबारा सुन के आइएगा। चलें ठीक है, मैं अब लंबी बहस में नहीं जा रहा, और भी लोग हैं, ठीक है, ओके बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।